हेलो 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 एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम डिस्कस करेंगे नया टॉपिक, और ये जो नया टॉपिक है अपना एवोगैड्रोस लॉ। ये एवोगैड्रोस लॉ हमने क्लास 9-10 में सीखा हुआ है ऑलरेडी, लेकिन यहाँ पर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है जब हम न्यूमेरिकल्स को देखेंगे, है ना। तो क्विकली हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं सर एवोगैड्रोस लॉ क्या बोलता है। बेसिकली एवोगैड्रोस लॉ है ना भैयू, ये डिस्कस करता है वॉल्यूम ऑफ गैस के बारे में। सर वॉल्यूम ऑफ गैस के बारे में हमें कुछ बताता है भैयू। सर क्या बताता है, चलो जानते हैं। ठीक है, चलो तो लिखते हैं कि एवोगैड्रोस लॉ states that under similar condition of टेम्परेचर एंड प्रेशर, भैयू टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर एंड प्रेशर। देखो ध्यान से समझो यहां पर क्या लिखा हुआ है। ये क्या बोलता है, अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब अगर टेम्परेचर एंड प्रेशर जो है गैसेस का इक्वल हो या फिर सिमिलर हो, सेम हो, तब क्या होता है, इक्वल volume of gases contain same number of molecules। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। और एक चीज यहां पर तुम नोट कर लो, बहुत है स्टूडेंट यहां पर गलती कर देते हैं कि एक चीज नोट करो, नॉट इक्वल नंबर ऑफ एटम। ठीक है, इक्वल नंबर ऑफ एटम, ये मत समझ लेना कि सर अगर इक्वल टेम्परेचर है, इक्वल प्रेशर है दो गैसेस का, तो उसका मॉलिक्यूल्स इक्वल है, तो सर क्या एटम्स भी इक्वल होएगा? नहीं होएगा भैयू, नहीं होएगा। हाँ होएगा अगर वो दोनों गैसेस जो है उसका एटोमिसिटी बराबर हो, तब हो सकता है। सर नहीं समझ में आया, थोड़ा एडवांस लेवल जा रहे हैं क्या आप? समझाता हूँ भाई, समझाता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ देखो ध्यान से। तो एक्चुअली ये क्या बोलना चाहता है, क्विकली मैं डिस्कस कर लेते हैं इसको। जैसे कि अगर मेरे पास दो कंटेनर है, ठीक है, दो कंटेनर, ठीक है सर। अरे भाइयों, इसको मैं यहाँ पर रेक्टेंगल बनाना चाहता हूँ और ये क्या कर रहा है पता नहीं। ओ प्रेजेंटेशन मोड में है ना, इसीलिए नहीं हो रहा है। रुको, इसको कैसे हटाते हैं प्रेजेंटेशन मोड से। हाँ अब हो जाएगा शायद। हाँ थोड़ा टाइम लगता है समझने में भैया। अरे क्या कर दे रहा हूँ भाई मैं इसको। चलो अब ध्यान से सुनो मेरा बात। सर अगर ये क्या है, अरे गोला नहीं बनाता वरना कंफ्यूजन हो जाएगा। अगर यहां पर गैस ए है, गैस ए, यहां पर है गैस बी, क्या इतना समझ में आया? सर एक कंटेनर में आपने गैस ए को भर के रखा है, दूसरा कंटेनर में आपने गैस बी को भर के रखा है। अगर इन दोनों का टेम्परेचर प्रेशर क्या हो, सेम हो, सेम, मतलब कंटेनर ए में भी टेम्परेचर प्रेशर उतना ही है जितना कंटेनर बी में है भाई। इसमें जितना टेम्परेचर एंड प्रेशर है उतना ही टेम्परेचर एंड प्रेशर उसमें है। ठीक है, तो अगर मैं ये जो कंटेनर है उसका वॉल्यूम को भी बराबर कर दूं, वॉल्यूम इसका और वॉल्यूम इसका भी बराबर कर दूं, मतलब तीनों चीज बराबर है। कौन कौन सर जी? प्रेशर, टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, ये तीनों का तीनों चीज बराबर है। तो इसके अंदर जितना मॉलिक्यूल्स होएगा, इसके अंदर जितना मॉलिक्यूल्स होएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स
इसके अंदर भी उतना ही मॉलिक्यूल्स होगा। अगर इसमें x नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है तो इसमें भी x नंबर ही मॉलिक्यूल्स होएगा। ये थोड़ा सा समझ लो कि अगर दो कंटेनर है और दोनों कंटेनर में टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम बराबर है ना, सिमिलर है, तो क्या होगा सर, कंटेनर ए में जितना मॉलिक्यूल्स है गैस का उतना ही मॉलिक्यूल्स कंटेनर बी में भी होएगा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है सर, क्या एटम बराबर होगा? एटम विल बी इक्वल ओनली इफ, ये याद रखना भाई, ये इंपॉर्टेंट चीज है जो है ना डेफिनेशन में नहीं लिखा होता है, न्यूएंसेस होता है ना, मतलब छुपा हुआ होता है डेफिनेशन के अंदर। इसको समझना ही कंपटीशन को समझना है। एटम विल बी इक्वल ओनली इफ एटोमिसिटी ऑफ गैस इज इक्वल। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि गैस ए जो है वो ऑक्सीजन है और गैस टू जो है वो है ओजोन, गैस ए ऑक्सीजन है और गैस बी ओजोन, तो अगर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर है ना भाई, तो हाँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसमें O2 का और O3 का बराबर होगा, लेकिन एटम का बराबर नहीं होगा, क्योंकि यहां पर एक मॉलिक्यूल्स में कितना एटम है? 2, यहां पर एक ही मॉलिक्यूल्स में 3। तो अगर अगर मॉलिक्यूल्स बराबर हो जाएगा तो एटम्स बराबर नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर एटोमिसिटी बराबर हो, सर अगर मैं यहां पर O3 के बदले N2 रख दूं तो तब तो यहां पर जो O2 है और यहां पर जो N2 है दोनों का एटोमिसिटी बराबर, इसमें एटोमिसिटी 2, इसमें भी एटोमिसिटी 2। तो इसके केस में यहां पर जितना एटम है वहां पर भी उतना एटम हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट चीज तुमको याद रखना है। क्या तुमको दिमाग में चमका? सर तो एवोगाड्रोस लॉ क्या बोलता है? अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर फॉर इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सर क्या एटम भी बराबर होता है? नहीं, एटम बराबर नहीं होगा। हाँ होगा कब? जब गैसेस का एटोमिसिटी बराबर हो। ठीक है, अगर गैसेस का एटोमिसिटी बराबर है तो एटम भी बराबर हो सकता है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पर मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा। ठीक है, इसको ऐड कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है सर, क्या ऐड करना चाहते हैं यहाँ पर बताइए जरा। तो ध्यान से सुनो, अगर मैं तुमको कहूँ कि ये चीज़ जो है एवोगाड्रोस लॉ बता रहा है तो इसको एक्सपेरिमेंटली डिराइव किया गया, इसको लिख लेना। ठीक है, वेपर डेंसिटी का है भाई, इधर में इसको हटा देते हैं वेपर डेंसिटी का। रुको, हाँ ठीक है, कि गलती तो नहीं हो जा रहा मुझसे। चलो यहां पर लिखते हैं थिंग्स टू रिमेंबर। सर क्या क्या रिमेंबर करना है बताइए जरा, ध्यान से सुनो। अगर मैं एसटीपी का बात करूं, ये सुने हो भाई तुमने एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। देखो ध्यान सुनो, एक चीज हमने क्लास 10 में ऑलरेडी डिस्कस करा हुआ है कि गैसेस को समझने के लिए हमको उसका 4 पैरामीटर समझना होगा सर जी। वो है प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड अमाउंट ऑफ गैस, है ना। ये 4 चीज अगर मुझे गैस के बारे में पता है तो मैं थोड़ा सा उसका बिहेवियर के बारे में जान सकता हूं, है ना। तो गैसेस को समझने के लिए ना हम एक पर्टिकुलर प्रेशर, हम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर को क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं, स्टैंडर्ड कर देते हैं, और सभी जो गैसेस हैं एक ही प्रेशर एक ही टेम्परेचर में लाके हम उन गैसेस का प्रॉपर्टीज को कंपेयर करने का ट्राई करते हैं। जैसे कि मेरे पास गैस ए है और मेरे पास गैस बी है, तो अगर मैं उन दोनों का प्रॉपर्टी को कंपेयर करना चाहूँ तो कैसे करूँगा। जो गैस है वो डिफरेंट प्रेशर डिफरेंट टेम्परेचर में अलग तरीके से बिहेव करते हैं, है ना। तो मैं क्या करूँगा, एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर को सेट कर दूंगा कि हाँ इतना प्रेशर इतना टेम्परेचर में सभी गैस को लेके आएंगे, और तब हम इनका प्रॉपर्टी को कंपेयर करेंगे कि इन पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर में गैसेस कैसे बिहेव कर रहा है
है ना। तो उसी जो टेम्परेचर है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर हम बोलते हैं, जो साइंटिस्ट ने यूनिसन में मतलब एक साथ मिलकर ये डिसाइड किया कि प्रेशर को हम 1 atm मान लेते हैं। 1 atm क्या है भाई, स्टैंडर्ड प्रेशर है। इसी प्रेशर में सभी गैसेस का हम लोग बिहेवियर को समझने का ट्राई करेंगे। टेम्परेचर जो है वो है 273 केल्विन, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं इसको 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस। और वॉल्यूम जो है वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में नहीं आता। अच्छा, खाली स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर होता है, ठीक है। चलो तो यहाँ लिख लेते हैं सर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में जो टेम्परेचर है वो होना चाहिए 273 केल्विन, या फिर हम बोल सकते हैं 0 डिग्री सेल्सियस। और जो क्या बोलते हैं उसको, प्रेशर जो है वो 1 atm या फिर 760 mmHg भी जानते हम लोग और मानते भी हैं, ठीक है। और एक चीज याद करना, जब हम गैसेस का वॉल्यूम को एसटीपी में कैलकुलेट करते हैं तो वो निकल के आता है 22.4 लीटर, ठीक है। तो ये याद करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि एट एसटीपी वॉल्यूम ऑफ गैस इज 22.4 लीटर, ठीक है। मतलब एसटीपी में, मतलब सर जी जब जो टेम्परेचर है ना सर, टेम्परेचर जो है वो कितना हो सर, 273 केल्विन हो, और प्रेशर जो है ना सर वो कितना हो, प्रेशर जो है वो है 1 atm, और एन जो है, एन याद है, एन मतलब अमाउंट ऑफ गैस, अमाउंट ऑफ गैस याद है क्या, स्पेलिंग थोड़ा चेक कर लो भैया, अमाउंट ऑफ गैस सर। और अमाउंट ऑफ गैस को हम लोग एन मतलब मोल से डिनोट करते थे, मोल से कैलकुलेट करते थे। तो यहां पर 1 मोल हम लोग लेते हैं इसको। तो यहां से हमको क्या समझ में आया सर जी, 1 मोल ऑफ गैस का जो वॉल्यूम होता है, 1 मोल ऑफ गैस का जो वॉल्यूम होता है वो 22.4 लीटर निकल के आता है। क्या तुमको ये समझ में आया? तो जितना भी हमने यहाँ पर तामझाम किया, अगर तुम्हें उतना एब्जॉर्ब कर लिया ना भाई, तो जिंदगी सफल है, ठीक है सर। एक चीज ध्यान से, फिर से जेई और नीट और एग्जाम, स्कूल के एग्जाम में तो कम ही मिलेगा तुमको, एक छोटा सा फैक्ट। सर कौन सा फैक्ट बताइए, ध्यान से सुनो सर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर माने एक ऐसा टेम्परेचर और प्रेशर जो हमने सेट करके रखा है कि इतना टेम्परेचर इतना प्रेशर में जो है गैसेस का वॉल्यूम इतना होएगा, जो हमने कैलकुलेट करा। इधर में देखो, है ना, कितना आया भाई, 22.4 लीटर, है ना, एक्सपेरिमेंटली डिराइव्ड है, ठीक है सर। व्हाट इफ द प्रेशर जो है वो बार में हो सर, है ना, अगर बार में हो, ये इक्वल टू नहीं करेंगे क्योंकि 1 atm जो है वो बार में नहीं होता है। तो यहां हम एक काम कर देते हैं, इसको थोड़ा सा इधर सरका देते हैं, इसको थोड़ा सा इधर सरका देते हैं, और यहां लिखेंगे व्हाट इफ प्रेशर इज इन बार, ठीक है सर। तो इसको हटा दे सकते हैं क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है ऑलरेडी। तो ध्यान से सुनो, 2 सेंटेंस लिखूंगा, एकदम बराबर सब समझ में आ जाएगा। इन 1 atm प्रेशर, है ना, जब 1 atm प्रेशर होता है एंड 273 केल्विन और 0 डिग्री सेल्सियस, द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस इज, कितना है भाइयों, कितना है ओ भाइयों, कितना है सर जी, 22.4 लीटर, ठीक है सर। क्या इतना तुमको याद हो जाएगा जिंदगी में? हाँ सर हो जाएगा, काहे नहीं होगा, एकदम बढ़िया तरीके से होगा। लेकिन भाइयों अगर मैं तुमसे कहूं कि इन 1 बार, अब प्रेशर को चेंज कर दिया, 1 बार प्रेशर, अगर प्रेशर 1 बार है एंड टेम्परेचर जो है वो कितना है, 273 केल्विन या फिर 0 डिग्री सेल्सियस, द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस
इज कितना होगा। तो ये कभी कभी ना कंफ्यूज करा देता है, ऑप्शन में दे देगा तुमको कुछ कुछ और तुम लोग लगे सर 1 बार भी 22.4 ही होएगा, लेकिन तुम गलत करके आ जाओगे। यहां पर जो होता है वॉल्यूम वो होता है 22.7 लीटर। ये याद कर लेना भाइयों, याद कर लेना, ठीक है। ये थोड़ा जो है एंट्रेंस एग्जाम के लिए, एग्जाम में तुमको ये देखने को नहीं मिलेगा, स्कूल का एग्जाम में, ठीक है। तो 1 atm प्रेशर 273 केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस में 1 मोल ऑफ गैस जो है वो 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। वेयर एल्स 1 बार प्रेशर भाइयों, 1 बार प्रेशर में जो वॉल्यूम ऑफ द गैस होता है वो 22.7। क्या इतना तुम्हें याद हो जाएगा भाइयों? हाँ सर याद हो जाएगा। आगे बढ़ेगा, चलो आगे हम लोग डिस्कस करते हैं वेपर डेंसिटी के बारे में, ठीक है। सर जी वेपर डेंसिटी के बारे में कुछ बताइए तो तड़कता भड़कता मजा ही आ जाइए भाई। तो देखो भाइयों, जो वेपर डेंसिटी है ना, उसमें क्या करते हैं हम लोग ये ट्राई करते हैं कि जो गैसेस है उसका कुछ डेंसिटी निकाला जाए, और उसके लिए हम लोग कंपेयर करते हैं हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। तो वेपर डेंसिटी में क्या होता है, वी जनरली कंपेयर गैस विथ हाइड्रोजन, ठीक है। लेकिन कभी कभी ना क्वेश्चन को एडवांस करने के लिए वो बोल देते हैं कि वेपर डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन विथ रेस्पेक्ट टू नाइट्रोजन। अगर खाली वेपर डेंसिटी लिखा है, जैसे कि वेपर डेंसिटी, ठीक है, अगर लिखा है वेपर डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन इज 28, अगर ऐसा लिखा हुआ है तो समझ जाना भाई कि ये जो वेपर डेंसिटी है वो कंपेयर करा है हाइड्रोजन के साथ। जनरली जो है वेपर डेंसिटी में हम लोग कंपेयर करते हैं हाइड्रोजन के साथ। देखो मैं बार बार काहे बोल रहा हूं, ताकि तुमको याद हो जाए, ठीक है ना। तो जनरली जब भी बोला जाए कि वेपर डेंसिटी इतना है, तो तुमको दिमाग में समझ लेना है कि हाँ सर जी इसको कंपेयर करा गया है हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। लेकिन कभी कभी वो एडवांस लेवल बनाने के लिए कभी कभी लिख देता है कि वेपर डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन विथ रेस्पेक्ट टू नाइट्रोजन इज फलाना। तो वहां पर ऑक्सीजन को कंपेयर करा गया है नाइट्रोजन के साथ, ठीक है। इसका भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तुमको, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन देखो मैंने ये काहे बोला, ताकि जब तुमको दिखेगा ना बुक में कि कहीं एंट्रेंस का क्वेश्चन कर रहे हो या फिर बोर्ड्स में या फिर स्कूल में दे दिया है तुमको, अरे भाई बारे बाबा ये तो हमने सुना ही नहीं था, ऐसा ना लगे, है ना। और कंपेयर कैसे करा जाता है, जैसे हाइड्रोजन के साथ कंपेयर करते हैं हम लोग, ऐसे ही यहाँ पर कंपेयर किया जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है उसमें, ठीक है। चलो इसको हटा देते हैं अभी के लिए, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। FYI मैंने तुमको बता दिया, थोड़ा जेंजी बनने का ट्राई है सर। चलो वी जनरली कंपेयर गैस विथ हाइड्रोजन। और सर जी कैसे कंपेयर करते बताइए? अरे बेटू जब भी मैं वर्ड यूज करूंगा कंपेयर, तो एक चीज तो दिमाग में आ जाना चाहिए ना सर, रेशियो होता है सर क्लास 10 में हमने सीखा था सर, जब भी हम लोग कंपेयर करते हैं तो रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ वही है, तो वेपर डेंसिटी भी रेशियो है भाइयों। क्या है भाई? वेपर डेंसिटी इज रेशियो। सर किसके बीच में रेशियो है सर? बिटवीन। सर किसके बीच में रेशियो है वो भी तो बताइए। तो बिटवीन द मास ऑफ अ गैस at certain volume, mass of a gas of certain volume to the mass of hydrogen at same volume। चमका कि नहीं चमका? हेलो
चमका कि नहीं चमका, देखो मैं जो है क्लास 10 में इतना डिटेल में नहीं कराता हूँ, क्योंकि क्लास 10 में उतना ज़्यादा है ना कॉन्सेप्चुअल वाला क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। डायरेक्टली तुमको टू जो वेपर डेंसिटी इक्वल्स टू 2 इंटू मॉलिकुलर वेट में फॉर्मूला में पुट करने वाला दे देता है। लेकिन जब हम हायर क्लासेस में जाते हैं तो थोड़ा उसका कॉन्सेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसीलिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट दे रहा हूँ। अगर तुम चाहते हो कि सर वेपर डेंसिटी इक्वल्स टू 2 इंटू मॉलिकुलर वेट याद करा जाए और अपना काम बन जाएगा, तो देखो भाई बुरा फंसे हो तुम यहाँ पर। ध्यान सुनो सर, वेपर डेंसिटी मतलब क्या है सर, हम लोग कुछ सर कंपेयर करते हैं, डेंसिटी कैलकुलेट करने का ट्राई करते हैं गैस का, लेकिन गैस के लिए डेंसिटी जो है मास बाय वॉल्यूम ऐसा नहीं करते हम लोग, थोड़ा सा उसका वेपर डेंसिटी हम लोग चेक करते हैं। सर कैसे हम करते हैं, कंपेयर करते हैं सर। कंपेयर किसके साथ बेटू, कंपेयर करते हैं गैस को हाइड्रोजन के साथ। सर कैसे, तो हम उसका रेशियो फाइंड करते हैं सर। रेशियो कैसे, बिटवीन मास ऑफ गैस कुछ वॉल्यूम में, सर्टेन वॉल्यूम में, टू द मास ऑफ हाइड्रोजन एट अ सेम वॉल्यूम, उसी वॉल्यूम में। क्या तुमको समझ में आया? हाँ सर, तो अगर मैं लिख दूं इसको फॉर्मूला में, तो यहां पर मैं ऐसे करके लिख सकता हूं, दैट इज वेपर डेंसिटी जो है सर वो है मास ऑफ गैस एट सर्टेन वॉल्यूम divided by mass of hydrogen at same volume। क्या ये समझ में आया तुमको? क्या ये समझ में आया बेटू? कॉपी कैसे करते हैं ऐसे? क्या ये समझ में आया तुमको? हाँ सर समझ में आया। अब इसी फॉर्मूला को हम आगे लेके जाते हैं और कुछ इंटरेस्टिंग सा करते हैं। हाँ चलो कुछ इंटरेस्टिंग सा करते हैं। फिर में कॉपी होता है क्या? नहीं होता, चलो लिख लेते हैं। तो वेपर डेंसिटी जो है सर मास ऑफ गैस एट सर्टेन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मास ऑफ हाइड्रोजन एट सेम वॉल्यूम। सर ये वर्ड पढ़िए तो सर, मास ऑफ अ गैस एट सर्टेन वॉल्यूम, मतलब ये बात कर रहा है ये वाला, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ गैस बाय सर्टेन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मास ऑफ हाइड्रोजन एट सेम वॉल्यूम। तो अगर हम देखें तो इसका फॉर्मूला हो जा रहा है मास ऑफ अ गैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मास ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पर जो है सर जी, ओ सर जी, वॉल्यूम वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा सर, और बचेगा क्या? तो बचेगा सर वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ अ गैस डिवाइडेड बाय मास ऑफ हाइड्रोजन। क्या ये तुमको समझ में आया? हाँ सर। अब अगर मैं इसी फॉर्मूला को एसटीपी में कर दूं तो एसटीपी मतलब क्या है सर? सर 1 मोल, और टेम्परेचर जो है वो 273 केल्विन में होना चाहिए या फिर 0 डिग्री सेल्सियस में होना चाहिए, और जो प्रेशर है सर वो 1 atm होना चाहिए सर, है ना? तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा सर? वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ अ गैस बोला हुआ है सर। तो मास ऑफ अ गैस में तो हम कुछ नहीं कर सकते सर। ओ हो सर, हमको पता है मास ऑफ अ गैस जो है वो मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा सर। सर कैसे? अरे भैयू 1 मोल ऑफ अ गैस, 1 मोल ऑफ अ गैस का जो मास होता है वही तो मॉलिक्यूलर वेट होता है। मास ऑफ मास ऑफ 1 मोल ऑफ गैस कौन है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस है सर। तो यहां पर जो मास ऑफ अ गैस है वो बन जाएगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ गैस, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस डिवाइडेड बाय ये मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है सर? 2। तो यहां पर फॉर्मूला आया मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। हेलो बैठे,
तो खाली ये डेफिनेशन रट के कोई फायदा नहीं है, तुमको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग ये फॉर्मूला का भी होना चाहिए, क्योंकि यहीं कहीं से भी वो लोग कुछ बना के तुमको दे सकता है। ऐसा नहीं कि हमेशा क्वेश्चन यहीं से आएगा। अब 10वीं का जो लॉजिक है वो अब तुम कहीं साइड पे रख के थोड़ा सा दिमाग को खोल के समझने का ट्राई करो, ठीक है। अब देखो यहाँ से एक फॉर्मूला फिर से बनता है सर, एक और फॉर्मूला यहाँ से बन जाता है, इसलिए बहुत पॉसिबिलिटी है। इसको देखो तो ध्यान से, इसको यहाँ पर लिखते हैं सर, वेपर डेंसिटी जो है ना सर, उसका दूसरा फॉर्मूला ये हो सकता है सर, मास बाय वॉल्यूम मतलब क्या सर, डेंसिटी ऑफ अ गैस। मास बाय वॉल्यूम मतलब डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। ये भी एक फॉर्मूला का पॉसिबिलिटी है, यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। क्या तुमको समझ में आ रहा है? बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और ये जो वेपर डेंसिटी है, ये जो है एवोगैड्रोस लॉ के हेल्प से ही होता है। सर कैसे होता है बताइए? तो देखो यहां पर हमने क्या देखा सर कि 1 मोल में मॉलिक्यूलर वेट, ये सब हमने एवोगैड्रोस लॉ में सीखा था पीछे, है ना। तो यहां पर वॉल्यूम का कुछ रिलेटेड है, यहां पर वॉल्यूम का कुछ हम करते हैं कि नहीं? अरे भाई ये वॉल्यूम सेम कैसे हुआ बताओ सर, हमको नहीं समझ में आ रहा। अरे दिमाग लगाओ, ये दोनों वॉल्यूम सेम कैसे हुआ बताओ? सेम वॉल्यूम कब होएगा सर? जब एसटीपी में हम दोनों गैस, हाइड्रोजन और वो जो गैस है उसको हम जब एसटीपी में रखेंगे तो टेम्परेचर और प्रेशर सेम है, तो टेम्परेचर और प्रेशर सेम होगा तो वॉल्यूम भी सेम हो जाएगा ना, है ना। तो अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम सेम होके कट कुट के खाली मॉलिक्यूलर वेट बच जा रहा है इधर में, ठीक है। तो नहीं समझ में आया तो बताना मुझे, लेकिन बेसिकली बस इतना कहना चाहता हूं सर, एवोगैड्रोस लॉ ने बताया था कि टेम्परेचर प्रेशर सिमिलर होने पर वॉल्यूम सेम हो जाता है। और यहां पर भी जब हमने एसटीपी लिखा मतलब सेम टेम्परेचर मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, तो गैस का और जो हाइड्रोजन का है वो वॉल्यूम बराबर हो जाएगा, इसीलिए हम यहाँ पर काट पाए इसको ऐसे करके, ठीक है, बराबर हो जाएगा। तो इसीलिए ये जो है वेपर डेंसिटी का जो ये फॉर्मूला है वो एवोगैड्रोस लॉ के हेल्प से निकलता है, ऐसा हम जानते हैं और मानते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। चलो अब करते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। यहां से तो क्वेश्चन बनता है भाई, नीट में जो है, नीट और जेई में तो फेमस है। 2024 में पूछा हुआ था 2 बार डाल्टन लॉ से ही, सीधा जो है पोस्टलेट्स उठा के दे देता है तुमको डाल्टन लॉ में। चलो डाल्टन लॉ को समझने का ट्राई करते हैं, ठीक है। तो डाल्टन जो है वो बहुत ही भला आदमी था, पुराना साइंटिस्ट, बहुत ही पुराना, और ये बहुत ही पुराना लॉ है। अभी तो बहुत कुछ इसका गलत भी है, लेकिन हम डाल्टन लॉ को डिस्कस करते हुए वो नहीं बोलेंगे कि डाल्टन ने गलत बोला था। डाल्टन ने क्या क्या बोला वो पहले लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। चलो तो उसने पहले बात की नेचर ऑफ मैटर का नेचर के बारे में डिस्कस किया उसने। सर कैसे डिस्कस किया बताइए जरा। तो सुनो, मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल, स्मॉल indivisible particle called atom। सर ये तो हमें पता था, एटम के बारे में बताया उसने सर, ठीक है। अब दूसरा उसने क्या बताया सर, होमोजिनिटी ऑफ एटम के बारे में बताया। होमोजिनिटी, ये 1 ये 2। दूसरा उसने बात किया होमोजिनिटी ऑफ एटम। होमोजिनिटी मतलब क्या होता है भाइयों? सर होमोजिनिटी मतलब कुछ सेम है, होमो सर सेम कुछ तो सेम है। तो उसने बोला कि एटम ऑफ सेम एलिमेंट, ये वर्ड सुनो भाई, उसने क्या बोला, एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैज, सिमिलर नहीं बोलेंगे, सेम
फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी कॉमा मास कॉमा साइज। तो ये उसने बोला, क्या बोला सर, अगर सेम एलिमेंट है ना भाई, सेम एलिमेंट, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे कि ये एक एलिमेंट है, एलिमेंट मान लो ये ऑक्सीजन है, ठीक है सर, तो O2 होगा, O2 होगा, O2 होगा, है ना। तो अगर यहां पर O है तो दूसरा भी तो O है, तीसरा भी O है, तो ये जो O है, ऑल एटम्स, ये भी O का एटम, ये भी O का ऑक्सीजन का एटम और ये भी ऑक्सीजन का एटम। अगर मैं ऑक्सीजन का एटम बनाऊं ना, ये भी ऑक्सीजन का एटम, ये भी ऑक्सीजन का एटम, तो इन दोनों का फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी, इन दोनों का मास सेम होगा। अरे यार कैसे बताऊं तुमको, अगर मैं बना रहा हूं एक डायग्राम, सर ये कौन है बताइए सर, ये कौन है सर, मैंने बोला ये ऑक्सीजन का एटम है, फिर मैंने दूसरा डायग्राम बनाया ऐसे करके और तुमने पूछा ये कौन है सर, ये भी ऑक्सीजन का एटम है। तो तुम क्या बोलोगे सर, ये दोनों तो आइडेंटिकल है सर, ये भी ऑक्सीजन का एटम, वो भी ऑक्सीजन का एटम, तो इसका जो फिजिकल प्रॉपर्टी होगा उसका भी वही फिजिकल प्रॉपर्टी, इसका जो केमिकल प्रॉपर्टी इसका भी वही केमिकल प्रॉपर्टी, इसका जो मास उसका भी वही मास, इसका जो डेंसिटी उसका भी वही डेंसिटी, वही लिखा है भाई, इसका जो साइज उसका भी वही साइज। अरे हाँ या ना भाई, हाँ सर, तो वही है सर कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट जो है उसका फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। अब दूसरा उसने बात किया होमोजीनिटी, सॉरी हेट्रोजीनिटी, हेट्रोजीनिटी ऑफ एटम अक्रॉस कंपाउंड। सर मतलब क्या है सर, मतलब क्या है भैयू, सॉरी अक्रॉस ऑल एलिमेंट। सर मतलब, अरे कहने का मतलब वेरी सिंपलर, डिफरेंट एटम हैज डिफरेंट फिजिकल कॉमा केमिकल प्रॉपर्टी कॉमा मास कॉमा साइज कॉमा डेंसिटी। मतलब अलग अलग एलिमेंट का, यहां पर तो सेम एलिमेंट था ना, सेम एलिमेंट का सेम फिजिकल प्रॉपर्टी, सेम केमिकल प्रॉपर्टी, सेम मास, सेम साइज, लेकिन अगर डिफरेंट एटम है, जैसे कि ये ऑक्सीजन का एटम है और ये नाइट्रोजन का एटम है, तो इन दोनों का प्रॉपर्टी डिफरेंट होगा ना, इसमें क्या ही एक्सप्लेन करूं भाई, इसका जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, इसका जो फिजिकल प्रॉपर्टी वो अलग होगा ही होगा, इसका जो केमिकल प्रॉपर्टी है उसका जो केमिकल प्रॉपर्टी वो भी अलग होगा ही होगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो ठीक है, चलो भाई, चलो सर, अब एक लास्ट चीज सर, कि जो एटम है, एटम जो है वो क्या करता है, रिएक्ट करता है, एटम कंबाइंस टू फॉर्म कंपाउंड। और ये जो कॉम्बिनेशन हो रहा है ना, ये जो कॉम्बिनेशन हो रहा है, इट कंबाइन इन सिंपल होल नंबर रेशियो, ये बोला उसने। और ये भी बोला कि जो एटम है ना भाई, एटम रीऑर्गेनाइज इटसेल्फ ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। सर कहने का मतलब हमको नहीं समझ में आ रहा, याद है मैंने एक केमिकल रिएक्शन डिस्कस किया था तुम्हारे साथ, जैसे कि फॉर एग्जांपल AgNO3 है
प्लस NaCl जब हम करते हैं सर, तो ये जो Na का Ag का एटम जो है ना सर, Ag का एटम वो चला जाता है Cl के साथ, तो बन जाता है AgCl। और ये जो Na का एटम है वो चला जाता है NO3 के साथ, तो NaNO3। तो यहाँ पर एटम्स क्या हुआ, रीऑर्गेनाइज हुआ, पहले किसी और के साथ बैठा था, बाद में किसी और के साथ बैठ रहा है, तो उसी को बोलते हैं एटम जो है वो क्या करता है, रीऑर्गेनाइज करता है ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। तो ये भी बोल सकते हैं कि ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रोकन, पुराना रिश्ता टूटता है और नया रिश्ता बनता है, ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रोकन, न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, तो ये है डाल्टन का पोस्टुलेट्स, ये थोड़ा याद रखना भाइयों। ठीक है, नेचर ऑफ मैटर, वो बोल रहा है कि जो मैटर है वो बनता है एटम के साथ, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, इनडिविजिबल है सर। होमोजेनिटी, सेम एलिमेंट का सेम फिजिकल सेम केमिकल प्रॉपर्टी होगा, डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी होएगा, है ना। एटम जो है वो कंबाइन करते हैं कंपाउंड बनाने के लिए, और वो जो करते हैं वो फिक्स सिंपल होल नंबर रेशियो में करते हैं। उसके बाद जो एटम है वो रीऑर्गेनाइज करता है इटसेल्फ ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, या फिर हम ये बोल सकते हैं सर कि जो है ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रोकन, न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमको देखना है सर मेरिट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी और डीमेरिट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। इट्स वेरी सिंपल सर, मेरिट में तो कुछ बात ही नहीं करना है सर, मेरिट में हमको बस ये लिखना है कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी was able to explain एक पॉइंट पीछे छूट गया कि यहां पर एक पॉइंट कहीं पर डाल लो नीचे, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि एक पॉइंट घुस जाए, है ना। चलो सर कौन सा पॉइंट है बताओ, वो बात करता है इंडिस्ट्रक्टिबिलिटी के बारे में। मतलब एटम्स कैनॉट बी डिस्ट्रॉय, है ना। चलो ये तो सिंपल था, तुमको आता है ये सब। चलो आगे बढ़ो। was able to explain law of conservation of mass, was able to explain law of multiple proportion, was able to explain law of constant proportion। ठीक है, अब जो लिमिटेशन है ना भाई डीमेरिट, वहां से क्वेश्चन बनता है, यहां से उल्लू बना देता है तुमको एग्जामिनर, कहां पर, कॉम्पिटिटिव पर। और हाँ कभी कभी स्कूल का टीचर्स भी तुमको उल्लू बना देता है। अब सबसे पहले तो तुम यही बोलोगे सर यहाँ पर कहाँ कहाँ फेंक रहा था बताओ, डाल्टन कहाँ हीरोपंती दिखा रहा था, यहाँ बताओ कौन सा गलत है। सर पहला वाला जो लिखा है ना वही गलत है सर। देखो जब डाल्टन थ्योरी लिखने के लिए बोला जाएगा ना तो ये तो लिखना ही पड़ेगा तुमको, मैटर इज मेड अप ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल, बोला है डाल्टन ने तो लिखो। लेकिन अगर तुमसे पूछे कि डीमेरिट क्या है, खराबी क्या है इसमें, तो तुमको बोल रहा है सर पहला नंबर ही खराब है सर, बोल रहा है इनडिविजिबल है। तो एटम जो है वो इनडिविजिबल है, एटम इज डिविजिबल। और हमको पता है कि जो एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है, हाँ कि ना भाई। वो बोल रहा है कि वो जो एटम है वही लास्ट स्टेज है, उससे ज़्यादा उसके अंदर कुछ नहीं है। तो वो तो आप जो फेंक रहा है वो तो है ना, फालतू बातें कर रहा है। हाँ सर ठीक है, अब देखो कौन सा खराबी है, दूसरा कौन सा खराबी बताओ। सर दूसरा नंबर जो लिखा है ना उसमें भी थोड़ा सा खराबी है। कैसे सर, यहाँ पर बोला है कि सेम एलिमेंट का फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है, मास सेम होता है, साइज सेम होता है। अरे भाइयों अगर मैं कार्बन लूँ, एक है कार्बन 14 और दूसरा है कार्बन 12, ये थोड़ा सा रेडियो एक्टिव होता है और ये कार्बन 12, ये तो नॉर्मल है ना, 12 ग्राम ऑफ कार्बन वाला है। तो ये कौन है भाइयों, ये तो आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन है सर, आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन। तो ये सिमिलर एलिमेंट है कि नहीं बताओ। हाँ सर सिमिलर तो है,
दे बोथ आर कार्बन, बट प्रॉपर्टी सेम नहीं होता है, प्रॉपर्टी इज नॉट सेम। हाँ कि ना भाई? हाँ, तो ये दो नंबर जो ये बोल रहा था, ये फालतू बातें बोल रहा था सर। एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैज सेम फिजिकल, फालतू बात है सर। हाँ, थोड़ा बहुत करेक्ट है, लेकिन आइसोटॉप्स में काम नहीं करता है। और तीसरा देखो, होमोजेनिटी अक्रॉस ऑल एलिमेंट, मतलब हेट्रोजेनिटी, सॉरी हेट्रोजेनिटी, हेट्रोजेनिटी मतलब सेम नहीं होता है। डिफरेंट एटम का डिफरेंट फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी, मास डिफरेंट होता है। अरे भैयू, मास डिफरेंट होता है, क्या बोल दिया इसने? देखो क्या बोल रहा है, डिफरेंट एटम हैज डिफरेंट मास। तुमको एक चीज दिखाऊं, डिफरेंट एटम हैज डिफरेंट मास बोल रहा है भैयू, डिफरेंट एटम हैज डिफरेंट मास। एक चीज दिखाता हूं तुमको, डिफरेंट एटम हैज डिफरेंट मास। अरे भाई हंसो ना भाई, इसके बात में हंसो। कहाँ गया ये? देखो, डिफरेंट एटम हैज डिफरेंट मास है। मैंने तुमको क्या बोला था यहाँ पर, डिफरेंट एटम हैज डिफरेंट मास है भैया। तो यहाँ क्या हो रहा है, आर्गन कैल्शियम, डिफरेंट एटम है ना भाई, एक आर्गन है एक कैल्शियम है सर, डिफरेंट एटम बट सेम मास है ना भाई, एटॉमिक मास। इसको बोलते हैं आइसोबार्स। जब सेम एटॉमिक मास हो जाए ना, तो उसको बोलते हैं आइसोबार्स। कहाँ गया भाई? हाँ, ये क्या? हाँ चलो, तो यहां लिखो आर्गन एंड कैल्शियम हैज सेम मास ऑल्दो दे आर डिफरेंट एलिमेंट। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। आइसोटोन्स है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। सर आगे क्या करना है सर? आगे क्या करना है बताइए सर जी। आगे देखो कौन सा गलत है यहाँ पर, एटम्स कंबाइन इन सिंपल होल नंबर रेशियो। अरे भैया इसका भी तो है, एटम्स, ऑल एटम्स, एटम्स डज नॉट कंबाइन इन सिंपल whole number ratio in following cases। फॉलोइंग केसेस, कौन सा केसेस भैयू? सर पहला केस तो क्या है भाई, पहला केस क्या है सर जी? पहला केस ये है कि सर बर्थोलाइट्स, बर्थोलाइट्स मतलब नॉन स्टोइचोमेट्री, नॉन स्टोइचोमेट्रिक कंपाउंड। इसके बारे में बहुत डिस्कशन हो गया भाई, अब नहीं करेंगे ज्यादा। हाँ सर, और पॉलीमर सर, पॉलीमर में बहुत बड़ा बड़ा होता है सर, सिंपल नहीं होता है, सिंपल नहीं होता है सर। और बताओ भैयू। सर सर सर, बर्थोलाइट्स हो गया, नॉन स्टोइचोमेट्रिक कंपाउंड सर, पॉलीमर हो गया, और कौन बचा? ऑर्गेनिक कंपाउंड, हायर ऑर्गेनिक कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल सर ये C6H12O6, ये सब क्या है भाई? 6:6, ये तो सिंपल होल नंबर रेशियो में हो जाएगा। चलो हायर ऑर्गेनिक कंपाउंड लिख लो, क्योंकि वो तो 6:12:6 था ना, उसको हम काटेंगे तो 1:2:1 आएगा। कोई हायर ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, ठीक है, वो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड चैप्टर आएगा तो वहां पर करेंगे, उसको दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर नहीं घुसाते वरना फिर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। चलो इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं, नीचे में नहीं आ रहा होगा सर। और भी है क्या? हाँ है, उसको हम इधर में छोटा छोटा करके लिख देंगे, ज्यादा अब लंबा नहीं है, ठीक है। तो इसको लिखेंगे यहाँ पर, चलो इसको हटा देते हैं ताकि बाद में दिक्कत ना हो। चलो
ये जो डेल्टन लॉ है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन गैलोसिक लॉ। इट कुड नॉट एक्सप्लेन केमिकल बॉन्ड, मतलब जो एटम है वो कैसे करके बॉन्ड करता है। तो ये सब चीजें जो है वो जो है डाल्टन एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे में कुछ क्वेश्चन है वो नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। ठीक है, चलो थैंक यू वेरी मच। आगे बहुत क्वेश्चन है, देखो जेई वाला क्वेश्चन लेके आए हो, थोड़ा नीट वाला है, ये वाला देखो ट्राई करो थोड़ा सा, है ना, ये 2024 का है, डाल्टन्स लॉज। ये आईटी जेई एडवांस का है, लेकिन बहुत पुराना है, लेकिन ये जो है एडवांस का है। ठीक है, चलो अभी रखते हैं इसको यहीं पर। थैंक यू।